Hello everyone, how are you all? Hope you all are fit and fine. So welcome to AK Education Official Group Social Science. So my dear student, today we will cover part 2 chapter 5 class 8 geography. Part 1 हम कर चुके हैं. हमने लास्ट क्लास में पार्ट 1 किया है. आज हम पार्ट 2 करेंगे. इट्स प्रेजेंटेड मी अंजू खुशी. जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें बता दूं कि अभी तक हमने कंप्लीट ज्योग्राफी क्लास 6 एंड क्लास 7 कर चुके हैं चैप्टर वाइज एंड क्लास 8 हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं. अभी तक हमने क्लास 8 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर 5 का हम पार्ट 1 कर चुके हैं. आज हम पार्ट 2 करेंगे. साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्रिस्टल एंड क्लियर सीरीज करते हैं एंड ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करते हैं सो दैट ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों को समझ आ सके. साथ ही साथ हम क्या करते हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी. साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा स्टार्टिंग में ही कि हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें सोशल साइंस का एडवांटेज सबसे ज़्यादा रहता है उसके लिए हम ये एनसीईआरटी सीरीज ले रहे हैं. और एनसीईआरटी सीरीज का ये भी मकसद है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम लेमन लैंग्वेज यूज करते हुए आप लोगों को जो डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स है उसकी तरफ लेकर जाते हुए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है. जब आपका एनसीईआरटी जो है वो बहुत बेसिक है, इतनी अच्छी बुक है कि आप जब उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे, अगर उसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होंगे और जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, आपके थिंकिंग लेवल को अप टू डेट करता है. साथ ही साथ जब आप एडवांस बुक पढ़ेंगे जो टर्मिनोलॉजीज में यूज की गई है तब आपको एडवांस बुक में समझ आएगी. तो कीप इट. और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग होगा ही और साथ ही साथ आपका कंपेटिटिव एग्जाम भी क्लियर होगा. जो हम एमसीक्यू करते हैं वो चैप्टर वाइज करते हैं. अभी तक हमने क्लास 7 के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड 5 करेंगे. ये हो चुके हैं चैप्टर 4 तक एंड चैप्टर 5 विल बी सून ट्यूसडे. सो कीप इट अप. सो लेट्स मूव ऑन. हम लास्ट क्लास में चैप्टर 4 तक कर चुके हैं एंड चैप्टर 5 इंडस्ट्री का हम पार्ट 1 कर चुके हैं. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है उन वीडियो को ज़रूर देखें. जब आपके लिए एमसीक्यूज आएंगे तो उसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं. इट मीन्स आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रही है. ठीक है, तो चलिए आज रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा बैक क्लास का और उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, हमने इंडस्ट्री की बात की थी इसलिए हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. तो आज ये देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में देखा था और जाना था कि व्हाट इज अ रॉ मटेरियल. तो आप मुझे बताइए कि रॉ मटेरियल कौन से सेक्टर में आता है. मैंने 3 सेक्टर आपको बताए थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. तो आप मुझे बताइए कि रॉ मटेरियल किस में आता है. बहुत आसान क्वेश्चन है और क्योंकि मैं डिटेल में करा चुकी हूँ तो मैं ये जरूर आपसे एक्सपेक्टेशन करूंगी कि आपको आता है और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें सो ये समझकर चलूं कि आपको आता है. अगर नहीं भी आता है तो आप गलत भी आंसर करेंगे तो मुझे समझ में आएगा और आप उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, रॉ मटेरियल के अंदर हमने एग्रो बेस्ड देखा था, मिनरल बेस्ड देखा था. एग्रो बेस्ड में क्या क्या जाएगा, जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर कॉटन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो एग्रो बेस्ड होगा. मिनरल्स बेस्ड
मिनरल्स में जैसे कि हमने कोल देखा था, माइन देखा था, गोल्ड देखा था, ये सारी चीज़ें आती हैं, आयरन स्टील और आयरन और ये सारी चीज़ें मिनरल्स में आ जाता है। ठीक है। मैरीन बेस्ड में हम देखेंगे, मैरीन बेस्ड में हमारी जो है फिश ऑयल वगैरह, जो मैरीन के अंदर, ओशन के अंदर चीज़ें रहती हैं, वो सारी इसमें आती हैं। देन फॉरेस्ट बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड हमने देखा था कि क्या क्या होते हैं। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रेव मटेरियल, जो भी इंडस्ट्रियल होता है, वो इंडस्ट्रियल मैन होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। देन हमने उसके बाद साइज़ की बात करी थी। देन हमने उसके बाद किसकी बात करी थी, साइज़ में हमारे पास सबसे ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए, ताकि हम किसी भी काम को ओपन करते हैं या किसी भी बिजनेस को, किसी भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल होनी ज़रूरी होती है। देन कैपिटल के साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयड होनी चाहिए, है ना। देन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की, कितना प्रोडक्शन हमें करना है, ये होना चाहिए। देन हम ये जो इंडस्ट्री है, इसके साइज को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्मॉल स्केल, ठीक, हम छोटे लेवल पर करते हैं। देन उसे हम लार्ज लेवल पर, किस लार्ज स्केल पर किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो आप मुझे ऐसी दो इंडस्ट्री के बारे में बताइए जो लार्ज स्केल में है, और दो ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताइए जो हम स्मॉल स्केल पर कर सकते हैं। नाउ फिर हमने क्या बात की थी, इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑन सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, स्टेट एंड पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एंड जॉइंट सेक्टर क्या होता है और क्या इसके अंदर किस तरीके से जॉइंट सेक्टर बनता है ये, एंड कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है। तो आप इस तरीके से मुझे ज़रूर आंसर करें। ओनरशिप इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑन सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। देन हमने इंडस्ट्री सिस्टम के बारे में समझा था कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। जो भी रॉ मटेरियल, जो भी कोई एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो चीज़ें लगती हैं, चाहे वो लेबर लग रहा है, चाहे वो मनी लग रहा है, चाहे वो रॉ मटेरियल लग रहा है, चाहे वो केमिकल लग रहा है, जो जो चीज़ें उसे बनाने में लगती हैं उसे बोलते हैं हम क्या, इनपुट्स। और जो प्रोडक्ट बनकर बाहर आता है और जो हम उसे फाइनल फिनिश्ड गुड के रूप में उसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। देन हमने इंडस्ट्रियल रीजन की बात करी थी कि कौन कौन से रीजन में ये इंडस्ट्रियल पाई जाती हैं। तो इस ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि वर्ल्ड के, जो मैंने आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया था और उसमें आपको इंडस्ट्री रीजन्स दिखाए थे, तो आप मुझे उनके नेम्स कमेंट्स करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रीज पाई जाती है और कौन कौन सी कंट्रीज में पाई जाती है। ठीक है। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यकीन मानिए, जब भी आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो इसमें मेरा सेल्फ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, मेरा बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा, आप लोगों का बेनिफिट होगा। आप लोगों के माइंड में हमेशा के लिए फीड रहेगा। आप जब एग्ज़ाम में हॉल में होंगे तो आपको चीज़ें यही याद आएंगी। तो आप एक मेमोराइज बनाते हैं, मेमोरी बनाते हैं जो हमेशा के लिए याद रहेगी। जब आप एक बार लिख लेते हैं, लिखने के बाद एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आप उस चीज़ को कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किया करें जो क्वेश्चन मैं पूछूं, इससे मुझे ये पता रहेगा, ये ज़रूर बेनिफिट हो सकता है कि मुझे आपके बारे में ये पता रहेगा, यस यू आर वर्किंग ऑन योर एजुकेशन, वर्किंग ऑन योर मेमोराइज कॉन्सेप्ट, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ें मुझे ज़रूर रहेगी और मुझे ये भी पता रहेगा कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर लिखा करें। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, आज हम करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। जिस तरीके से हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि सपोज हमने लास्ट क्लास में कॉटन का यूज़ किया था, कॉटन के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया था। जिस तरीके से उसमें भी काफ़ी सारे इनपुट्स लगते हैं और फिर आउटकम बाहर आता है, तो इसी तरीके से आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक है।
दिस इज फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट आर यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। तो कई इंडस्ट्री होती हैं, पहली जो है रॉ मटेरियल कलेक्ट करती हैं, दूसरी उसे बनाने में प्रोसेस करती हैं, तीसरी जो है उसके अंदर जो और ज़्यादा इनपुट लगाने की और अलग तरीके से, सपोज दैट मैं एक पेन बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसकी रिफिल बनाई। दूसरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि वहाँ पर जो उसकी रिफिल है उसकी जो कवर है वो बना रही है, तीसरी कंपनी ने क्या किया कि उसका कवर बना रही है। तो इस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो जिससे मिलकर एक प्रोडक्ट तैयार होता है। इसी तरीके से सिमिलरली द इनपुट फॉर इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन एंड कोल, लाइमस्टोन अलोंग विद लेबर्स। इसमें हमारे क्या क्या लगते हैं, ये हम इस इंडस्ट्री में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आयरन और कोल्स का, लाइमस्टोन का, और लेबर्स हमारी यूज़ होती है, कैपिटल यूज़ होती है, कैपिटल मतलब पूंजी यूज़ होती है, एंड साइट्स यूज़ होती है, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, अलग मशीनरी का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें क्या बोली जाएगी, इनपुट्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्व मैनी स्टेजेस। इसके अंदर भी काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक इंडस्ट्री में क्या वर्क होता है, फिर दूसरी इंडस्ट्री उसी उसी प्रोडक्ट के ऊपर क्या वर्क करती है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस स्टेज बाय स्टेज होता है, ठीक है। Then the raw material is put in the blast furnace where it undergoes। अभी जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो आपने देखा था कि बहुत सारी जो रॉ मटेरियल्स है उसके अंदर मेल्ट होती है। जैसे कि सपोज आयरन ओर से कुछ बन रहा है या स्टील से कुछ बन रहा है, तो हमें इसे मेल्ट करके हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके हमें दूसरे प्रोडक्ट के रूप में उसका स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, ठीक है। देन refined and output obtained is steel which may be used by other industries as a raw material। अब आप मुझे ये बताइए कि जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं उसे हम किस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। हम यहाँ पर सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज ऑल्सो, ठीक है। तो हमारी ये भी चीज़ है। एंड smelting, it is a process in which metals are extracted from their ores by heating beyond the melting point। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेल्ट होते हैं, तो हम इस तरीके से इसका यूज करते हैं, ठीक है। नाउ स्टील इज a tough and it can easily be shaped, cut, made into wire, ठीक है। जो हमारी स्टील है वो काफ़ी टफ होती है, हार्ड होती है, एंड इससे हमारा जो शेप देना काफ़ी आसान हो सकता है जब हम इसे काटते हैं या फिर इसके वायर्स, इसमें वायर्स लगाते हैं। स्पेशली alloy of steel can be made of adding small amount of metals such as एल्यूमिनियम, निकेल एंड कॉपर इसके अंदर मिलाते हैं। आप लोगों ने देखा है जब भी आपके घरों में वायर आता है जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी के इसमें यूज़ करते हैं, तो हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी में वायर जो होती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर, कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। जो हमारे स्मॉल अमाउंट है ये मेटल्स उसके अंदर मिला दिया जाए तो ये इस स्पेशल काइंड ऑफ स्टील बन जाती है, ठीक है। अलाउ alloy give steel unusual hardness, toughness of ability of resist rust। स्टील इज ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, क्योंकि आजकल हर चीज़ में, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इंडस्ट्री के अंदर ही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है स्टील का। स्टील हर एक, आप स्टील के बर्तन देखेंगे, स्टील की ग्रिल देखेंगे, स्टील के आप घरों में डोर देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें स्टील की आपको देखने को मिल रही हैं जो कि आज बहुत मॉडर्न टाइम में अट्रैक्टिव भी नज़र आती हैं, ठीक है। Almost everything we use in is either made of iron or steel has been made with tools and machinery for these metals। जैसे ships हो गई, ट्रेन हो गई, ट्रक हो गया एंड ऑटो हो गया, दे आर मेड ऑफ लार्ज ऑफ स्टील। तो ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये स्टील से बन रहे हैं, ठीक है। इवन द सेफ्टी पिन जो आप यूज़ करते हैं अपने घरों में, एंड निडल्स जो आप यूज़ करते हो, सुई,
तो ये भी स्टील की बनी हुई है। देन ऑयल वेल्स आर ड्रिल विथ स्टील मशीनरी से, ठीक है। जो ऑयल वेल्स होती है और जो ऑयल के कुएं होते हैं, जो कि आपको वेस्टर्न एशिया के अंदर दिखाई देगा, जो कि आप इंडिया से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको अरब कंट्रीज दिखेगी, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न एशिया, ठीक है। तो वहाँ पर आप उस वेल्स को आप ड्रिल करेंगे तो किससे, स्टील की मशीनरी यूज होती है उसमें। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेड ऑयल, जो स्टील की पाइपलाइन है वो एक जगह से जो दूसरी जगह पर ऑयल भेजते हैं थ्रू द ट्रांसपोर्ट ऑफ पाइपलाइन, तो उस वो भी किस चीज़ की बनी हुई है, वो भी स्टील की बनी हुई है ना। देन मेटल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, जो भी आपको मिनरल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं और वो बन रहे हैं, वो भी स्टील के ही इक्विपमेंट या टूल्स देखने को मिलते हैं। फ्रॉम मशीन्स आर मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग हैवी स्टील फ्रेमवर्क, ये आपको देखने को मिलते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए कि आपके घरों में क्या क्या स्टील का यूज़ हो रहे हैं और क्या क्या आयरन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। पर देख लेते हैं कि स्टार्टिंग से मतलब कि हमें मॉडर्न एरा तक हमारे जो लाइफ स्टाइल में आयरन एंड स्टील ने किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, तो देख लेते हैं। हम 18 एडी से पहले 1800 एडी से पहले अगर हम देखें तो आयरन और स्टील जो है वॉज लोकेटेड वर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के तरीके से देखा जाता था और वहाँ पर होती थी। पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजीली अवेलेबल, जहाँ पर पावर सप्लाई काफ़ी अच्छी होती थी एंड रनिंग वाटर के लिए यूज़ होती थी और ये वहाँ पर आसानी से उपलब्ध होती थी। लेटर ideal location for industry was near coal field and close to canals and railways में यूज होने लगी, ठीक है। देन आफ्टर 1950 में आयरन एंड इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री बिगन टू लोकेटेड ऑन लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड एंड सी पोर्ट, तो 1950 के बाद फ्लैट लैंड, जो बिल्कुल एकदम सरफेस एक सार जो लैंड होता है दैट इज कॉल्ड फ्लैट लैंड, और नियर जो सी पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर हमें इसका यूज होते हुए दिखने लगा, ठीक है। This is because by this time steel work had become very large and iron ore had to be imported from overseas. In India, iron and steel industry had developed taking advantage of raw materials, cheap labors and transport and market, ये हमें यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलता है। Then all the important steel producing center इन इंडिया के अंदर हम देखेंगे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रोरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपको स्टील इंडस्ट्री स्टील का प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अदर स्टेट में जैसे कि भद्रवती, विजयनगर, ये कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा एंड विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, सलेम इन तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा एंड अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर यूजिंग लोकल रिसोर्सेज के रूप में यूज होता है इसका, ठीक है। मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे ज़्यादा रेड पोर्शन में है ये लेस देन 200 मिनरल्स टन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेनियम टन्स यहाँ पर देखने को मिलता है एंड 50 टू 200 माइन जो मिनरल्स है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जो लाइट कलर जो देखने को मिल रहा है ये, एंड 10 टू 15 मिलियन जो है टन ये यहाँ पर जो लाइट पोर्शन है आप जैसे कि अमेरिका, कनाडा एंड जो अपर नॉर्दर्न पार्ट में हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न में अफ्रीका में हमें वेस्टर्न पार्ट में थोड़ा सा दिखाई देगा, यूरोप में हमें थोड़ा सा हमें यूरोप में देखने को मिलता है एंड एशिया में भी देखने को मिलता है, जो कि 10 मिलियन टन हमें देखने को मिलता है। चाहिए हम दूसरी ओर
ये वर्ल्ड बिगेस्ट यूजेबल आयरन ओर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं। तो आप मुझे जो स्टेट हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं, लोकेशन दिखाई दे रही है, इनके नेम मुझे बताएंगे, ठीक है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है? नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ पर है इंडिया में? आप मुझे ये बताइए, ठीक है? बिफोर 1947 देर वॉज ओनली वन आयरन एंड इंडस स्टील प्लांट्स इन द कंट्री, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड टिस्को। इट वॉज ए प्राइवेटली ऑन, ये प्राइवेटली ओपन की गई थी, ठीक है? और प्राइवेट इसके कंपनी के मालिक थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। जो इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया कि पावर जो है आयरन एंड इंडस जो स्टील प्लांट्स हैं उसको खोला कई जगहों पर, जैसे कि टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 में, कहाँ पर, साक्षी नियर द कन्फ्लुएंस रिवर ऑफ सुवर्णरेखा एंड करनाई इन झारखंड में देखने को मिला, ठीक है? लेटर उसके बाद साक्षी वाज रिनेम एज जमशेदपुर, पहले इसका नाम क्या था, साक्षी, और आज के टाइम में इसका नाम क्या है, जमशेदपुर। Geographical, Jamshedpur is a most conveniently situated iron and steel center in the our country, ठीक है? प्रोड्यूसर कंट्री जो है, स्टेट्स जो हैं वो देख लेते हैं हमारी कंट्री के अंदर। स्टील इंटीग्रेटेड प्लांट्स अंडर सेल, भिलाई, रोकरेला, बोकारो, दुर्गापुर एंड बरमूरपुर, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। देन टाटा स्टील लार्जेस्ट स्टील प्लांट्स बेस्ड ऑन जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड में है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। RINA स्टील प्लांट इन द विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। Then alloy and special steel plants under सेल, बंदवाला एंड सलेम, सलेम अली जो है ये कहाँ पर है, आप लोग मुझे ये कमेंट्स बॉक्स में बताइए, जो कि अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा झारखंड है, झारखंड का मैप है, यहाँ पर हमें जमशेदपुर ईस्टर्न पार्ट में, साउथ ईस्ट पार्ट में हमें जमशेदपुर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताइए कि झारखंड से टच स्टेट कौन कौन से हैं, इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में और जान लेते हैं। साक्षी वाज चूजन टू सेट अप स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजंस। साक्षी जो है, ये जो आज हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, ये प्लेस जो है वो क्यों चुना गया, इसका कुछ रीजंस हैं वो हम देख लेते हैं। बिकॉज दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑफ द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तो ये हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह थी। दैट्स वाई ये प्लेस चुना गया, दैट इज कॉल्ड जमशेदपुर, जमशेदपुर एरिया को चुना गया। एंड इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, और यहाँ पर किस चीज़ से के पास है, ये आयरन ओर होता है, यहाँ पर कोल्स भी मिलते हैं, मैग्नीज भी मिलती हैं, डिपॉजिट एज वेल एज कोलकाता प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट ऑफ दिस। टिस्को गेट coal from Jharia coalfield and iron ore, limestone, dolomite and manganese from the Odisha and Chhattisgarh also. The Karakai and Subarnekha river ensure sufficient water supply here. Government initiative provide adequate capital for its later development after independence, अभी हमने बताया था, है ना? In Jamshedpur, several other industrial plants were set up after टिस्को, टिस्को के बाद और अदर सेटअप हैं वो ओपन किए गए। दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टीन प्लांट्स, केबल एंड वायर। तो इसमें हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टील का, केमिकल्स को बनाने के लिए जो
औजार्स वगैरह हैं वो बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। The development of the iron and steel industry opened the door to rapid industrial development in India, and almost all sector of Indian industry depend on heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills. It also includes secondary producer, rolling mills and auxiliary industry in India. ठीक है, हमने इंडिया के अंदर जमशेदपुर के बारे में बात करी। इसी तरीके से हम यूएसए का पीटरबर्ग के बारे में बात करेंगे, और ये एरिया इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। स्टील इंडस्ट्री ऑफ एट पीटरबर्ग इंजॉय लोकेशन एडवांटेजेस, जैसे कि हमने अपने इंडिया के जो जमशेदपुर एरिया है उसके लोकेशन के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली while the iron ore comes from the iron mines at the Minnesota about 1500 kilometers from Petersburg. Between these mines, Petersburg is one of the world's best routes for shipping or cheaply famous Great Lake of Waterway. Trains carry the ore from the Great Lakes to the Petersburg area and Ohio, the Monongahela and Allegheny rivers provide adequate water supply. Today, very few at the large steel mills in the Petersburg itself. They are located in the valley of the Monongahela and Allegheny rivers above Petersburg and along with Royo River below it. अब मैं आपको मैप के अंदर दिखाऊंगी जब, तो आपको ये मैं बहुत क्लियरली दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें लोकेशन है, पीटरबर्ग कहाँ पर है, इससे रिलेटेड एरिया क्या है। पीटरबर्ग एरिया हैज़ मैनी लो फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स के, इस जगह पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, केवल स्टील इंडस्ट्री ही नहीं बाकी भी और भी हैं। दीज यूजेस steel as their raw material to make many different products such as rail, road, equipment, heavy machinery and rails also. तो आप यहाँ पर देखिए मैप के अंदर ये एरिया है, और इससे रिलेटेड यहाँ पर ये कुछ लेक्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि लेक सुपीरियर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन हमें यहाँ पर क्या मिलती है, लेक होरोन, है ना, और यहाँ पर हमें लेक मिचिगन यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो हम प्लेसेस की बात कर रहे थे, ओहियो, है ना, यहाँ पे ओंटारियो, विस्कॉन्सिन, इलियन, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम और बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो कॉटन है वो हम बुनते हैं, जैसे हम क्लोथ्स को बुनते हैं एंड उसकी यार्न बनाते हैं, यार्न से हम एक दूसरे से चुटे की तरह बांधते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से बन जाए, तो उसका एक कपड़े का एक फॉर्मेट होता है, वो बन जाता है। एशियन टाइम में हम इस तरीके से यूज़ करते थे, ठीक है, वेविंग करते थे, बुनते थे हाथों से, ठीक है, बट आज के टाइम में ये चेंज हो गया, अब हाथों का यूज़ कम और मशीनों का यूज़ ज़्यादा होने लग गया। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। तो किस किस का इस्तेमाल होता है जब हम क्लॉथ्स बनाते हैं। जब आप ये मुझे बताइए कि आप कौन से कपड़े, किस टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लाइक कॉटन से बने हुए, सिल्क से बने हुए, जूट से बने हुए, किस चीज़ से, वूल से बने हुए, सर्दियों में हम वूल का यूज़ करते हैं, तो ये हम इस सब चीज़ों से हम क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं। The textile industry can be divided on the basis of raw material used in them. ये भी इसमें भी क्या होता है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी स्टेजेस बना देती हैं, या फिर उसमें भी क्या नाम है, सेपरेट करती हैं एक दूसरे से। और जैसे कि कॉटन के कपड़े बनते हैं तो कॉटन से ही रिलेटेड बनेंगे, सिल्क
से बन रहे हैं तो सिल्क से रिलेटेड, तो काफ़ी सारे डिवाइडेड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. Fibers are the raw material of textile industry and natural fibers are obtained from wool, silk, cotton, lines and jute also. Man-made fibers include nylon, polyester, acrylamide and rayon से बनते हैं ये सारे. And cotton textile industry is one of the oldest industry in the world. Till the industrial revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning technique and looms. Industry in 18th century power looms facilitated the development of cotton textile industry first in British and later in other part of the world, and today India, China, Japan and USA are the important producer of cotton textile. कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए. ठीक है. India has a glorious tradition of producing excellent quality cotton textile, and before the British rule, Indian hand spun hand woven cloth already had a wide market. तो आपने कहीं कहीं अभी भी देखा होगा कि कुछ औरतें जो हैं वो हाथों से स्वेटर बुनती हैं. तो इसी तरीके से पहले के लोग जो हैं वो हाथों से बुनते थे, बट आज के टाइम में टेक्निक्स आई हैं, डेवलपमेंट हुई है, तो हम उन सब का चीज़ों का यूज़ करते हैं, मशीनरी वगैरह का. ठीक है. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी है. तो सबसे लार्ज नंबर पर चाइना है, देन हमें यहाँ पर इंडिया देखने को मिलता है, तीसरे नंबर पर यूएसए देखने को मिलता है, चौथे नंबर पर पाकिस्तान, देन ब्राज़ील, देन उज़्बेकिस्तान, तुर्की एंड रेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज इसमें आ जाएंगे. ठीक है. नाउ यहाँ पर हम आप लोग मुझे बताइए कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट किस किस जगह पर कॉटन का प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा है. पर देख लेते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट्स में होता है. तो सबसे ज़्यादा हमें गुजरात में देखने को मिलेगा 35% एंड महाराष्ट्र में, देन हम उसके बाद आंध्र प्रदेश में 14%, हरियाणा में 8%, पंजाब में 7% एंड मध्य प्रदेश में 6% एंड राजस्थान में 4% एंड कर्नाटका में 3% हमें देखने को मिलता है. तो आप सीक्वेंस वाइज याद रखिए. जी एम, जी मीन्स गुजरात, एम मीन्स महाराष्ट्र, ए पी मतलब आंध्र प्रदेश, एच मतलब हरियाणा, पी मतलब पंजाब एंड एम पी दोबारा हमारा एम पी में मिलता है राजस्थान, कर्नाटका. तो आप इसकी न्यूमोनिक्स बना सकते हैं. ठीक है. तो इंडिया में आप इसे लोकेटेड करिए कि ये स्टेट कहाँ कहाँ पर है. ठीक है. देखते हैं कि जो कॉटन है उसका प्रोसेस किस तरीके से होता है. सबसे पहले वो उसकी एग्रीकल्चर होता है, कॉटन की कल्टीवेशन होती है, देन उसके बाद ये कलेक्ट की जाती है थ्रू द मशीन. देख रहे हैं ये आपको ट्रैक्टर मशीन ये सारी कॉटन को इकट्ठा कर रही है, फिर ये इंडस्ट्री में लेकर जाया जाता है, इससे एक बारीक धागा बनाया जाता है इस तरीके से. फिर आप देखेंगे आगे स्पिनिंग कर रहे हैं. ठीक है. स्पिनिंग करने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, मशीन के थ्रू यहाँ पर धागे बनाए जाते हैं ताकि एक जो क्लॉथ है उसे रेडी किया जाए. ठीक है. इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके का वर्क कपड़ा बन जाता है. तब यहाँ पर लोग टेलर के पास जाते हैं, मशीन से लोग कपड़े को सिलते हैं, देन फिर हमारे पास मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट. तो हम कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं. ठीक है. इस तरीके का ये प्रोसेस है. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. देख लेते हैं एक बार दोबारा. इंडस्ट्री को हमने ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पर डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज पर डिपेंड किया है और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. तो हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल आ जाते हैं, जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. देन हमने साइज में देखा था स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री देखी थी. देन हमने ओनरशिप में हमने पब्लिक सेक्टर देखा था, प्राइवेट सेक्टर देखा था, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर की बात की थी. ठीक है. हमने मुस्लिम ऑफ ढाका, सिंचेन ऑफ
Musulipatnam, Kalikos of Calicut and Goldwater कॉटन और बुरहानपुर में ये देखने को मिलता है. सूरत एंड वडोदरा वर ऑल्सो वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन also, but the production of hand woven cotton textile was expensive and time consuming. Hence, traditional cotton textile industry could not face the competition for new textile mills of West, and which producing cheap and good quality fabrics through the mechanized industrial units. The first successful mechanized textile mill was established in Mumbai 1854. तो जो वूवन्स वगैरह होती थी तो वूवन्स मतलब कॉटन को बीनते थे हाथों से बुनने में काफ़ी समय ज़ाया होता है और उसके बाद इतना टाइम टेकन होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है. तो ये और बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है. देन मशीनरी आई है. मशीनरी से क्या हुआ है, टेक्सटाइल मिल्स के अंदर जाते हैं कपड़ा और बहुत फास्टली जो कपड़ा है वो कपड़ा बन जाता है, कॉटन जो है वो कपड़ा बन जाता है. ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, मैकेनाइजली अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, अच्छी फैब्रिक होती है. देन हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे पहले इंडस्ट्री ओपन हुई थी कॉटन की वो कहाँ पर हुई थी, मुंबई में 1854 में. द वार्म मोस्ट क्लाइमेट, जो हमें वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, अ पार्ट ऑफ इम्पोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल लेबर होनी चाहिए, रिजल्टेड रैपिडली एक्सपेंसिव ऑफ इंडस्ट्री इन रीजन. Initially, this industry flourished in the state of Maharashtra, Gujarat because of favorable humid climate यहाँ पर देखने को मिलता है. But today, humidity can be created artificially. कैसे? The raw cotton is a pure and not weight losing raw material, so this industry has spread of this part of India. तो हम ह्यूमिडिटी जिस एरिया में नहीं होता हम वहाँ पर ह्यूमिडिटी बना लेते हैं आर्टिफिशियली, ताकि हमारा जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सेफ रहें. प्लेसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी एंड पानीपत आर सम अदर इम्पोर्टेंट सेंटर हमें देखने को मिलते हैं. तो अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर. First mill was established 1859. It soon because of second largest textile city of India. Second largest textile of India after Mumbai. मुंबई में हुआ था. Then second नंबर पर अहमदाबाद में ये establish की गई. The Mercantile of India favorable location factor was responsible for the development of textile industry in Ahmedabad. Ahmedabad is situated very close to cotton growing area and climate is ideal and spinning and weaving also here. The flat terrain and easily availability of land is suitable for the establishment of the mill, and densely populated state of Gujarat, Maharashtra provide both skilled and semi-skilled laborers. So well-developed road and railway connectivity network permit easy transportation of textile at different part of country, thus provide easy access to market. अब आप मुझे ये बताएं कि आप ये जानते हैं कि टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड एट द फोर्ट क्लॉस्टर ने किसने एस्टेब्लिश की थी, फोर्ट क्लॉस्टर नियर द कर्नाटका 1818, बट इट क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम. ठीक है. एंड डू यू नो अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज टोटल प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट. 1/3 जो है हमारी कंट्री का वो एक्सपोर्ट होता है. तो मुंबई नियर बाय फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. जो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कॉटन को करते हैं और मशीनरी वगैरह हम अदर स्टेट से लेकर आते हैं. बट इन द रिसेंट ईयर अहमदाबाद textile have been having some problem. Several text mills have closed down
and this primarily due to the emergence of new textile center in the country as well as non-guardian of machine and technology in the mills of Ahmedabad. अब यहाँ पर हम ओसाका की बात करेंगे। ये कहाँ पर है? ये है जापान में, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? मैनचेस्टर ऑफ जापान। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल कंडीशन, यहाँ पर भी है। एक्सपेंसिव प्लेन एरिया, ओसाका इंश्योर्ड लैंड वाज इजी अवेलेबल फॉर ग्रोथ कॉटन मील्स, वार्म ह्यूमिडिटी क्लाइमेट सेम रहता है, इसमें इसकी ज़रूरत होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। वाटर योडो यहाँ पर होती है, और हमारी कंट्री में कौन सी रिवर जो है वो अहमदाबाद में से होकर गुजरती है? आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। देन लेबर इज इजी अवेलेबल, लोकेशन ऑफ पार्ट टैक्स फैसिलिटी, रिपोर्ट ऑफ कॉटन एंड एक्सपोर्टिंग द टेक्सटाइल। Textile at the Osaka depend completely on imported raw material. Cotton is imported from Egypt, India, China and USA. The finished product is mostly export and has a good market due to good quality and low price also here. Though it is one of the important textile city in the country of late, the cloth textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron, steel, machinery, shipbuilding, automobile, electricity equipment and cement also 87. Thank you so much for watching. So, my dear student, join the Telegram channel for more update and सर्च AK एजुकेशन ऑफिशियल ग्रुप ऑन टेलीग्राम। तब आपको वहाँ पर बहुत सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, बहुत सारी अपडेशन मिल जाएगी, तो आप इसे ज़रूर सर्च करें। ठीक। सो थैंक यू सो मच।